ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का। इस कोर्स के अंदर हम डिजिटल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। जो डिवाइसेस हमारी डिजिटल डिवाइसेस जो लॉजिक गेट्स हम यूज़ करते हैं वो इस कोर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे, जैसे एंड गेट और गेट, और जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसमें हम कोर्स के अंदर जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह भी स्टडी करेंगे, जो कि हमारे पास लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेशंस में काम आते हैं। तो इस का जो चैप्टर नंबर 1 है, आज हम वो स्टडी करेंगे कि चैप्टर 1 के अंदर जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है वो इस चैप्टर में कवर होगी, कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमें ये देखना है कि एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। एनालॉग क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमारे पास वेरी करती रहती हैं और उनकी वैल्यू जो है वो हर टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो ये ग्राफ बना हुआ है ये टेम्परेचर का ग्राफ है। अब टेम्परेचर जो है उसकी जो वैल्यू है वो हर टाइम पे एग्जिस्ट करती है। मतलब 2.5 अगर सेकंड्स में आपको ये इसकी टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए तो तब भी आप वो नोट कर सकते हैं, 2.3 सेकंड्स में भी कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे ये हर पॉइंट पे अवेलेबल होता है, ये कंटिन्यूस सिग्नल होता है। हर वैल्यू पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये आपका एनालॉग सिग्नल कहलाता है। एनालॉग क्वांटिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका टाइम टाइम इटसेल्फ इज़ एनालॉग क्वांटिटी, क्योंकि टाइम जो है वो हर टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। टेम्परेचर जो है आपके पास एनालॉग क्वांटिटी है। इसी तरह जो वोल्टेज है आपके पास वो भी एनालॉग क्वांटिटी है। वोल्टेज आपके घर में जो बिजली आ रही है उसकी जो वोल्टेज है वो हर टाइम के लिए अवेलेबल है, 2.1 सेकेंड, 2.12 सेकेंड, 2.3 सेकेंड्स। तो जो सिग्नल हर टाइम के लिए अवेलेबल होता है या कंटिन्यूसली अवेलेबल होता है उसको हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है। अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल जो है हमारे पास वो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो ये वेव फॉर्म बनी हुई है आपके पास वन और ज़ीरोज़ की, इस वेव फॉर्म के अंदर जो है हमारे पास स्पेसिफिक टाइम के लिए वेव फॉर्म आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिली सेकेंड के बाद कोई सिग्नल आता है फिक्स, तो वो आपके पास डिजिटल या डिस्क्रीट सिग्नल कहलाएगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो वो आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है। अब आप या तो इस तरह बोलें 1.23 1.24, आप एग्जैक्ट फिगर की बात करें 1 2 3 0 या 1, तो ये आपके पास जो है डिजिटल क्वांटिटी है। डिजिटल क्वांटिटी उसको भी कह सकते हैं 5 वोल्ट 0 वोल्ट, यानी वन और ज़ीरोज़ की फॉर्म में भी डिजिटल क्वांटिटीज़ होती हैं। जो हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये डिजिटल पे काम कर रहे होते हैं कि इसके अंदर जो वेव फॉर्म बन रही होती है वो स्क्वायर वेव फॉर्म होती है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर वेव फॉर्म है 1011000111। ये जो वेव फॉर्म है इसका एक टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी फिक्स है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिली सेकेंड के बाद जो सिग्नल आएगा वो 1 होगा। उसके अगले 5 मिली सेकेंड के बाद जो चीज़ वैल्यू आ रही होगी इधर 0 या 1, वो काउंट होगी। तो इसका जो टाइम पीरियड है डिस्क्रीट का वो फिक्स होता है, हर टाइम पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो हर टाइम इंस्टेंट पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं बोलूँ 2.5 सेकेंड के अंदर डिजिटल वैल्यू कितनी थी इसकी, तो वो आप नहीं बता सकते अगर इसका स्केल जो है वो 1 मिली सेकेंड पर रखा हुआ है। 1 सेकेंड में अगर फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम डिज़ाइन किया है कि हर एक सेकेंड के बाद वो काउंटिंग कर रहा है वेव फॉर्म की, तो अगर उसी सिस्टम के अंदर मैं आपसे पूछूँ कि 1.5 सेकेंड्स के अंदर क्या वैल्यू है, तो आप बोलेंगे अननोन, क्योंकि आपका जो सिस्टम डिज़ाइन है 1 सेकेंड के गैप के हिसाब से डिज़ाइनिंग है। 1 सेकेंड के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप काउंट करेंगे कि वो 1 है या 0 है, फिर आप उसका रिज़ल्ट देंगे। अदरवाइज़ वो फिर प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। एज़ कम्पेयर टू एनालॉग, आपके पास डिजिटल जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं,
क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रिसाइज होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कंटिन्यूस वैल्यू नहीं दे सकते। अगर जैसे 1.5 सेकंड की मैंने बात की, तो बीच की जो वैल्यू है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप एवरेज ले सकते हैं कि ये एवरेज ये है कि बीच में ये वैल्यू आ रही होगी। तो इस वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम है, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन वगैरह होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है कि आपका जो डिजिटल है, एनालॉग का जो एडवांटेज है वो ये है कि एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो ईज़िली जो है वो सेव भी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटा है डिजिटल का वो सेव हो जाता है। डिजिटल का फ़ायदा ये है कि कोई भी चीज़ आपने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का डेटा, फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और उसको सेव करना चाह रहे हैं डायरेक्टली, तो वो आप सेव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब ये जो मेरी वॉइस है, ये वॉइस जो है ये एक एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि मेरी आवाज़ हर टाइम के लिए आ रही है। तो माइक का आवाज़ है, जैसे मेरा साउंड है, ये एक एनालॉग क्वांटिटी है। इसको अगर मुझे सेव करना है तो मैं डायरेक्टली इसको सेव नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे पास जो हमारी एनालॉग क्वांटिटी है। तो एनालॉग क्वांटिटी को सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल क्वांटिटी में। जब डिजिटल क्वांटिटी में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तब ये आपके पास सेव हो सकती है। ये जो एग्जांपल यहाँ पे कोट हुई हुई है वो ये दिखा रहे हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सीडी डिवाइस है जिसके अंदर आपके पास कोई म्यूज़िक की फ़ाइल है। अब ये जो म्यूज़िक की फ़ाइल है ये आपके पास डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल यानी 1 और ज़ीरोज़ की फॉर्म में है। इस डेटा को अब आपने पहले कन्वर्ट करेंगे आप इसको एनालॉग क्वांटिटी में, क्योंकि आपने म्यूज़िक को सुनना है, और जो आवाज़ साउंड है, साउंड जो है वो आपका जो है वो एनालॉग क्वांटिटी है। अब पहले आप इस डिजिटल क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे एनालॉग क्वांटिटी में। अब ये एनालॉग क्वांटिटी कैसे कन्वर्ट होगी कि आपको पता होगा कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो साउंड कार्ड होता है। तो साउंड कार्ड जो है वो बेसिकली आपकी जो डिजिटल सिग्नल है उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में। तो यहाँ पे ये जो सीडी है इससे आपके पास डिजिटल डेटा आ रहा है 1 और ज़ीरोज़ की फॉर्म में, और इसको फिर आपने साउंड कार्ड में डाला, और साउंड कार्ड से जो है आपके पास अब जो सिग्नल देखें ये वेरिएशंस आ रही हैं, ये आपके पास जो है ये एनालॉग क्वांटिटी है। तो अब इस एनालॉग क्वांटिटी को आपने जो है वो स्पीकर के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये जो स्पीकर है अब ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये आपके पास इसकी जो है वो एनालॉग क्वांटिटी में आ गया। तो इस तरह ये पूरा प्रोसीजर है आपके पास, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इसको कहते हैं, कि ये हमारे पास जो है वो यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास बाइनरी डिजिट्स और लॉजिक लेवल्स की बात है। यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स आपको पता है दो होते हैं, एक कहलाता है 1 और एक कहलाता है 0। एक्चुअली 1 जो होता है आपका वो बेसिकली एक वोल्टेज लेवल होता है। लेट्स से वो वोल्टेज लेवल 5 वोल्ट्स हमने रखा हुआ है। जो आप जितनी भी ये डिजिटल डिवाइसेस होती हैं ज़्यादातर इनका जो वोल्टेज लेवल होता है वो 5 वोल्ट होता है। 0 और 5 के दरमियान ये काम कर रही होती हैं। 0 वोल्ट मतलब 0 और 5 वोल्ट का मतलब 1। यानी अगर सिग्नल नहीं है तो इसका मतलब वो 0 वैल्यू है, अगर सिग्नल आपके पास अवेलेबल है तो इसका मतलब 5 वोल्ट है। तो अब ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट से पहचानता है कि ये आइदर डिजिट जो बिट है आपके पास वो 0 या 1 है। बिट इज़ द यूनिट ऑफ बाइनरी डिजिट, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स में सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 1 और 0, तो उसको हम बिट कहते हैं। अगर कोई कह रहा है 0 1 1 3 बिट्स हैं, इसका मतलब किसी के पास अगर 3 डिजिट्स हैं तो इसका मतलब 3 बिट्स का वो कोड है आपका, ठीक है। 0 0 0 1 1 0। जैसे कि 0 0 आपने लिखना है, अगर 4 बिट्स का है तो 0 0 0 4 दफ़ा लिखेंगे, और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 को रिप्रेजेंट कराना है 0 0 1 से, तो फिर 3 बिट्स का आपके पास हो जाएगा। तो ये डिजिटल वेव फॉर्म, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये जो कोर्स है हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसके अंदर हम सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल की ही स्टडी करेंगे, एनालॉग की स्टडी नहीं करेंगे। एनालॉग क्वांटिटीज़ की जो स्टडी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज में होती है।
तो ये वाला जो कोर्स है ये क्योंकि प्योरली आपका डिजिटल का है, तो डिजिटल मीन्स हम सारी चीज़ें जो है बाइनरी फॉर्म में इसमें करेंगे। जो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेशन हो रही होती हैं, तो हमारा जो सारा कंसर्न होगा वो हाई और लो लेवल्स के ऊपर होगा। लो लेवल्स मीन 0, हाई लेवल्स मीन 1, और उसको हम कहते हैं लॉजिक लेवल। तो ये फॉर एग्जांपल वेव फॉर्म है, स्क्वायर वेव फॉर्म है, इसमें जो नीचे का लेवल है ये लो है, ऊपर वाला जो स्ट्रेट लेवल है इट मे बी 5 वोल्ट्स का हाई लेवल, और जो नीचे का है वो 0 वोल्ट का होगा। तो इससे हमें पता चलेगा ये जो वेव फॉर्म है ये अभी 1 प्रोड्यूस हो रहा है, लॉजिक हाई है ये। एज कम्पेयर टू दिस ये वाली देखें तो ये नीचे की तरफ वेव फॉर्म जा रही है, इसका मतलब ये लो है, 0 डिजिट है, और ये जो है लॉजिक लो भी कह सकते हैं इसको, कि नीचे की तरफ अगर आपकी वेव फॉर्म ऊपर की तरफ जा रही है तो 1 है, नीचे की तरफ जा रही है तो 0 है। एक्चुअली ये जो है ये आइडियल केस है आपके पास, ये जो वेव फॉर्म स्क्वायर बॉक्स में बनी हुई है प्योर स्क्वायर फॉर्म नहीं होती है हमारे पास। आइडियल जो वेव फॉर्म होती है वो थोड़ी सी पल्सेटिंग टाइप की होती है, कि इसके अंदर जो वेव फॉर्म है वो फिक्स स्ट्रेट लाइन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये अगर इस टाइप का थोड़ा सा इसमें एज ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये हमारा लॉजिक हाई हो जाता है, ठीक है। और 0 आ रहा है तो वो नीचे राइट वाला जो है ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारे पास जो है ये हम इसको लॉजिक 1 कंसिडर कर लेंगे। अब इसके अंदर पीरियड का कॉन्सेप्ट है। पीरियड्स जो टाइम पीरियड है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट को हम कहते हैं टाइम पीरियड। किसी भी वेव फॉर्म का एक पीरियडिक टाइम टेबल टाइम होता है कि वो कितने सेकंड्स के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, और जो टाइम पीरियड है ये रेसिप्रोकल होते हैं। अगर टाइम पीरियड आपको पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं उसका रेसिप्रोकल लेके, तो उसको हम क्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। जो वेव फॉर्म आपकी है उसको हम क्लॉक भी कहते हैं, जो बता रहा होता है कि कितने फ्रीक्वेंसी का आपका जो सिग्नल है वो है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास वेव फॉर्म का की फ्रीक्वेंसी 3.2 गीगाहर्ट्ज़ दी हुई है। अगर आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है तो आप सिंपल इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 303 पिको सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड आपके पास आ गया। कि ये जो है आपके पास वेव फॉर्म इतने सेकंड के बाद जो है इसके बाद हम लॉजिक्स को कंसिडर करेंगे 1 और 0। तो फॉर एग्जांपल ये वेव फॉर्म है, इसका ये टाइम पीरियड है। आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर एक क्लॉक होती है। आपने ये सुना होगा कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने गीगा हर्ट्ज़ का है। फॉर एग्जांपल 100 गीगा हर्ट्ज़ है, 50 गीगा हर्ट्ज़ है, 10 गीगा हर्ट्ज़ है। अगर 1 गीगा हर्ट्ज़ का प्रोसेसर है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है गीगा हर्ट्ज़ की, उससे आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे। उस टाइम पीरियड से रेसिप्रोकल लेके आपको पता चलेगा कितने नैनो सेकेंड्स के बाद वो दूसरा वेव फॉर्म को रीड करता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम टाइम पीरियड होगा, उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर होगा। तो हमारे पास जो जितने कंप्यूटर ऑक्टा कोर आजकल आ रहे हैं, वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम होता है, नैनो सेकेंड्स में होता है। तो वो इतने फास्ट प्रोसेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकेंड्स के अंदर वो थाउजेंड्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स को, डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी इनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो ये जो वेव फॉर्म है ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, जो इसकी हाइट है। ये इसकी जो विड्थ है ये पल्स विड्थ कहलाती है। और ओवरऑल टाइम पीरियड के वेव फॉर्म नेक्स्ट कब ये काउंट करेगा, ये टाइम पीरियड कहते हैं। यही टाइम पीरियड है जो कि आप फ्रीक्वेंसी के अपोजिट से निकालता है। जितना ये कम होगा उतना फास्ट आपका कंप्यूटर सिस्टम होगा। तो ये जो टाइमिंग डायग्राम है, इस तरह ये कंप्यूटर बेसिकली कैलकुलेशंस कर रहा होता है। अब ये क्लॉक साइकिल जो है ये वो साइकिल है जो कि फिक्स होती है हर कंप्यूटर की। फॉर एग्जांपल 1 गीगा हर्ट्ज़ है तो ये 1 गीगा हर्ट्ज़ को आप कन्वर्ट करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो नैनो सेकंड्स या पिको सेकंड्स में आ रहा होगा, तो उसके हिसाब से ये क्लॉक साइकिल की वेव फॉर्म बनेगी। उसके हिसाब से जो इनपुट स्पेस के अगर सिग्नल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ए और बी का लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये ए सिग्नल है, ये बी सिग्नल है, ये सी सिग्नल है। तो इस क्लॉक के हिसाब से आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लॉक पे ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 0 है, और सी भी 0 है। अब सेकंड क्लॉक की बात कर लें, ये एक क्लॉक साइकिल है पूरी, ये सेकंड क्लॉक साइकिल है। सेकंड क्लॉक साइकिल के अंदर ये 0 है ए,
बी जो है वो 1 है और सी 0 है। तो इस तरह ये क्लॉक के हिसाब से सिंक्रोनाइज हुआ होता है, उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन चल रही होती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम्स की। तो इसको डिजिटल वेव फॉर्म भी कहते हैं और टाइमिंग डायग्राम्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। वेव फॉर्म की टाइमिंग डायग्राम है बेसिकली ये। इसके लिए एनालाइजर यूज़ करते हैं, लॉजिक एनालाइजर, जो कि आपको बता रहा होता है कि यही वेव फॉर्म को प्लॉट करके भी दिखाता है। तो ये लाइब्रेरीज वगैरह, लेबॉर्ट्री वगैरह में देखते हैं हम लोग कि ये इस तरह मैनिपुलेशन होती है कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली में ये इस तरह वेव फॉर्म के साथ कैलकुलेशंस कर रहा होता है। अब हमारे पास सीरियल एंड पैरेलल डेटा का कॉन्सेप्ट है। जो प्रिंटर्स पहले आते थे हमारे पास, वो हमारे पास सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट होते थे। ये अब जो प्रिंटर आ रहे हैं वो तो खैर यूएसबी से कनेक्ट होते हैं, वो भी सीरियल पोर्ट है आपके पास। पहले वाले जो है वो पैरेलल पोर्ट पे कनेक्ट होते थे कि एट अ टाइम सारी की सारी जो बिट्स हैं वो एक साथ इसमें एंटर होती थी। अब तो आपकी जो यूएसबी डिवाइस है वो सीरियल बेसिकली बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसमें जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाली फिगर है, ये आपके पास बता रही है कि ये सीरियली वाइज आपके पास मोडेम में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि एक ही लाइन है। सीरियल और पैरेलल में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सीरियल में एक ही लाइन होती है, टाइम के हिसाब से आप उसमें डिफ्रेंशिएट डाल देते हैं कि फॉर एग्जांपल शुरू के 8 सेकंड्स में जो बिट आएंगी वो 8 बिट्स होंगी, अगले 8 सेकंड में जो बिट आएंगी वो अगली 8 बिट्स होंगी। अब नीचे जो फिगर बनी हुई है प्रिंटर वाली, ये पुराने प्रिंटर्स के हिसाब से जो कि पैरेलल पोर्ट पे लगते थे। तो इसमें एक साथ डेटा 8 डिफरेंट लाइंस पे जा रहा है, यानी 1 2 3 8 बिट्स का डेटा आप 1 सेकंड के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये थोड़ा फास्ट होता है। सीरियल जो होता है ट्रांसफ़र वो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि ये सीरियली जा रहा होता है एक लाइन से। तो एक तरह से जैसे ट्रेन जा रही है आपकी एक ही लाइन से, तो वो उसको टाइम लगेगा। अगर वही चीज़ डिफरेंट मीडियम से जाए तो वो जल्दी हो जाती है। बेसिक लॉजिक फंक्शंस आपको पता है 3 होते हैं, एक एंड गेट कहलाता है, एक और गेट कहलाता है और एक नॉट गेट। एंड गेट की कंडीशन ये होती है कि ये इट इज़ ट्रू इफ़ ऑल इनपुट कंडीशंस आर ट्रू। जब दोनों 1 होंगे तभी ये 1 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। और में ये है एंड का फंक्शन इज सिमिलर लाइक मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों 1 आएंगे तो 1 आएगा, अदरवाइज 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। इसी तरह और जो है वो प्लस एडिशन का फंक्शन कर रहा होता है, 1 + 1 विल बी 1, 1 + 0, ये हम सारी डिटेल में आगे देखेंगे। 1 + 0 विल बी 1, 0 + 0 विल बी 0, ठीक है। नॉट गेट इज द ऑपोजिट या रेसिप्रोकल। अगर 1 देंगे तो ये 0 दे देगा, 0 देंगे तो 1। तो ये एंड गेट कहलाता है, ये और गेट कहलाता है और ये नॉट गेट कहलाता है। 3 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो हमने डिफाइन कर दी। इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। इनके फंक्शंस दिखाए गए हैं कि कंपैरेटर आईसीज वगैरह भी हम आगे देखेंगे काफ़ी डिटेल में, कि अगर आपने कंपेयर करना है 2 बिट्स को या 2 डिजिटल नंबर्स को तो किस तरह करते हैं। उसके लिए कंपैरेटर आईसी यूज़ होती है, जो कि बता रही होती है कि ए का नंबर जो है वो ग्रेटर देन बी है। मैथमेटिकल ऑपरेशन है ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर, कि हमने मैथमेटिक्स कैसे परफॉर्म करनी है यूजिंग लॉजिक गेट्स। जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं, बैकग्राउंड में कंप्यूटर किस तरह कैलकुलेट कर रहा होता है, वो एंड गेट और एडर्स वगैरह की मदद से कर रहा होता है। तो ये इस कोर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे कि बैकग्राउंड में ये सब हो कैसे रहा होता है, जो हम लोग कैलकुलेटर में एंड ईजिली एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें डिजिटल में जाके फिर डिजिटल लॉजिक गेट्स वगैरह यूज़ करके आईसीज की फॉर्म में फिर आपकी ये वर्किंग हो रही होती है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सब वर्किंग हमें पता होना चाहिए बीइंग इंजीनियर्स। तो ये हमें इसकी नॉलेज के लिए ये आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह ये जो एडर है, एडर जो है बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन के लिए होता है। ये आपके पास जो एडिशन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा होता है। कंपैरेटर आपके पास कंपेयर कर रहा है, एडर जो है वो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। इनकोडिंग का फंक्शन, इनकोडर की भी आईसी होती है, इसी तरह डिकोडिंग का फंक्शन होता है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर टाइम बीइंग इनकोडर का मतलब ये है कि जैसे कीबोर्ड या कोई कैलकुलेटर का आपने नंबर प्रेस किया है तो कौन सी पिन जो आईसी की है वो एक्टिवेट हो जाए, वहाँ पे इनपुट आ जाए, तो वो आपका इनकोडर कहलाता है। इसी तरह डिकोडर का मतलब ये है कि आपने जो है वो डिकोड करना है अपने इनपुट को। फॉर एग्जांपल 8 आपने प्रिंट कराना था, तो डिकोडर जो है वो
आपकी जो ये BCD का डिस्प्ले है यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले की मदद से 8 डिस्प्ले करा देगा। इसके लिए इसकी डिकोडर ICs यूज़ होती है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स हमारे होंगे वो मल्टीप्लेक्सर्स हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर 3 इंटरनेट के कनेक्शन हैं, एक जोंग का, एक यूफोन का, एक टेलीनॉर का है, आप एट अ टाइम एक सिग्नल को ऑन करना चाह रहे हैं, तो ये आप मल्टीप्लेक्सर की मदद से कर सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर जो है वो मल्टीपल सिग्नल्स को सेलेक्ट करते हुए किसी एक सिग्नल को अलाउ कर देता है कंप्यूटर सिस्टम में। इसी तरह इसका ऑपोजिट जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर है कि आपने अगर कोई सिग्नल ट्रांसफ़र करना है 3 डिफरेंट मीडियम्स में, तो जैसे एक डेटा आपने 3 डिफरेंट मीडियम से देना है, तो वो आप कैसे देंगे? जैसे वाईफाई के थ्रू आप एक इनपुट लेते हैं, लेट्स से PTCL का इंटरनेट है, आपने मुख्तलिफ जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो डी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आप 3 डिफरेंट मीडियम्स में मूव करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर कोर्स के अंदर जो है वो काउंटिंग फंक्शंस के बारे में होगा कि अगर कोई चीज़ आपने काउंट करनी है डिजिटली, कोई भी अगर जैसे बैग्स काउंट करने एयरपोर्ट पे कितने बैग्स हैं या कितने पैसेंजर्स गुजर रहे हैं, तो वो आप काउंटर ICs वगैरह आती हैं, उसके थ्रू आप काउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो है ये इसमें स्टोरेज का बहुत अच्छा है कि रजिस्टर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कि टेम्परेरी आप डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास रैम और रोम में डेटा स्टोर होता है, तो रजिस्टर की फॉर्म पहले रजिस्टर में जाके कैशेस में स्टोर हो रहा होता है, तो ये टेम्परेरी रजिस्टर्स जो हैं टेम्परेरी स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं, क्योंकि हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई एडिशन डिवीजन का परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा एडिशन में जो बिट्स वगैरह हम सेव करते हैं टेम्परेरी तौर पे, ये वो उसके लिए काम होती है। तो ये सब जो एंड गेट्स हैं ये एक्चुअली एक IC के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट, IC के अंदर बेसिकली ये चिप लगी हुई होती है। चिप के अंदर जो है बेसिकली ये इम्पोज हुए हुए होते हैं ये गेट्स। अब उसके अंदर मज़ीद आपके ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, TTL ट्रांजिस्टर्स, जिससे ये लॉजिक गेट्स डिज़ाइन होते हैं। तो उससे फिर ये आपकी चिप फॉर्म हो जाती है। ज़रूरी नहीं है एक चिप के अंदर एक ही लॉजिक गेट हो, इसके अंदर 8 लॉजिक गेट्स भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है लेबॉर्ट्री की कि लेबॉर्ट्री में अगर आपने टेस्ट करना है एंड गेट और गेट, तो वो किस तरह करेंगे आप। एंड गेट की IC को फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है कि 1 और 1 देने पे 1 दे रही है या नहीं दे रही है, तो उसके लिए आपके जो प्रैक्टिकल लैब्स हैं वहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे ICs को इंसर्ट करते हैं और वहाँ टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ से फिर ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि ये किस तरह काम करता है। डिफरेंट पिन्स होती हैं, इनकी कन्फिग्रेशन हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पिन नंबर 1 में लेट्स से पावर सप्लाई आएगी VCC, पिन नंबर 9 जो है वो ग्राउंड होगी, 2 और 3 में भी इन हो आउट हो, तो वो डिपेंड करता है हर चिप पे या IC पे उसकी जो स्पेसिफिकेशन शीट है उससे पता चलता है कि उसका क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। तो डिफरेंट वेंडर्स की डिफरेंट चिप्स होती हैं, डिफरेंट पिन्स यूज़ होती हैं। बाकी आपके पास ये ऑसिलोस्कोप है जहाँ पे आपका डिस्प्ले आ रहा होता है लॉजिक गेट्स का, इसके थ्रू आप जो है वो टाइमिंग डायग्राम्स वगैरह को भी व्यू कर सकते हैं। ये एक सर्किट की एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास सिंपल एक डिजिटल और सिग्नल का जो है वो कपलिंग सर्किट बना हुआ है। ये काफ़ी डिटेल में बना हुआ है, तो ये फिर हम आगे इसको स्टडी करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये कि एक पूरा एक सिस्टम जब भी डिज़ाइन होता है तो उसमें डिजिटल और एनालॉग फंक्शन सब एक साथ आप इसमें बनाते हैं ताकि वो ईजी परफॉर्म करे प्रॉपर। डिजिटल लॉजिक एनालाइज़र है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जो टाइमिंग डायग्राम की एनालिसिस करनी है कि 1 और 1 देने पे 0 आ रहा है, आउटपुट पे या नहीं आ रहा है, वो आप यहाँ पे इनपुट्स देते हैं, इसके डिफरेंट इनपुट्स हैं। ये सब इस ऑसिलोस्कोप की तरह का एक ये डिवाइस है, यहाँ पे आपके पास आउटपुट यहाँ पे शो हो जाता है। बाकी प्रोब का फंक्शन होता है, प्रोब भी यूज़ करते हैं, मल्टीमीटर्स भी यूज़ करते हैं आप। अगर डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करना है तो यहाँ से सिंपल वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट्स वगैरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी सर्किट या IC की टेस्टिंग भी कर सकते हैं इसमें कि वो प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा PLDs, प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइसेस। इसके अंदर जो है हम टेम्परेरी तौर पे एरेज की फॉर्म में प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। कोई आपने लॉजिक्स को डिफ़ाइन करना है कि अपना कोई ब्लॉक सेलेक्ट करके कोई अपनी मर्ज़ी की प्रोग्रामिंग उसमें फ़ीड करनी है, अपना कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई मेथड आपने बनाना है, तो वो आप PLDs की फॉर्म में कर सकते हैं। PLDs जस्ट लाइक जैसे आजकल आर्डिनो आ रहे हैं, आर्डिनो में आप प्रोग्रामिंग करते हैं, इसी तरह पहले PLDs होते थे।
ये अब इसके अंदर थोड़ा सा समरी है कि टर्म्स वगैरह हैं कि क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं बाइनरी के अंदर। ये समरी एक तरह की इस पूरे चैप्टर की कि बाइनरी डिजिट्स जो है वो 1 या 0 होगा। टाइमिंग सिग्नल्स के बारे में है कि टाइमिंग सिग्नल्स हमने स्टडी किए थे, एंड और लॉजिक फंक्शंस। अब इसके अंदर एंड में क्विज है तो वो आप लोग देख लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, और इन द एंड इसमें जो है आपके पास आंसर्स हैं। थैंक यू।